बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन को स्टार्ट किया था कि द नेचुरल फिनोमेनन बाय विच ऑब्जेक्ट विद मास अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। वो नेचुरल फिनोमेनन जिसमें कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती है, उस फिनोमेनन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये दो बॉडीज, लेट्स सपोज ये दो बॉडी है, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती है, ये फोर्स कितना होगा, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी, जो डिफरेंट साइंटिस्ट गुजरे हुए हैं सब ने ग्रेविटेशन के बारे में अपना अपना आइडिया पेश किया था, लेकिन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी फार्मूला नहीं था, यानी फोर्स को उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन वो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। और इसके लिए उन्होंने एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स की सूरत में लिखा है कि न्यूटन एक्सप्रेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज इन द यूनिवर्स in the form of a law known as law of universal gravitation. Statement इसकी ये है कि every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि कायनात में हर दो बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। वो फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ। ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के जरिए से इसको विजुअलाइज किया है। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। यानी m1 एंड m2 आपके पास ये दो बॉडी जो है इनके दरमियान जो फोर्स एक्ट करता है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स मासेस के साथ किस तरह एसोसिएटेड है? तो देखो, अगर आपके पास मासेस का प्रोडक्ट वो ज्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर मासेस का प्रोडक्ट आपके पास कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होगा। किस तरह ये ज्यादा और कम? लेट्स सपोज दो बॉडी है मेरे पास, एक को मैंने m1 कहा है, दूसरे को मैंने m2 कहा है। अब देखो, m1 आपके पास 2 किलोग्राम है और m2 आपके पास 3 किलोग्राम है। मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूं, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, ये 6 किलोग्राम आ गया। अब दूसरे एग्जांपल में मैंने लिया है कि m1 मेरे पास कोई और बॉडी है वो 4 किलोग्राम है और m2 जो है सेकंड बॉडी वो मेरे पास 5 kg है, यानी 5 किलोग्राम है। अब मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूं, सो 4 और 5 आर 20 किलोग्राम मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसका जो प्रोडक्ट है आपके पास वो ज्यादा है और इसका प्रोडक्ट आपके पास कम है, तो जितना आपके पास मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा। मासेस का प्रोडक्ट कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा। इन दोनों एग्जांपल में 6 kg आपके पास कम है, 20 kg आपके पास ज्यादा है, तो इस 20 वाले केस में आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम होगा और 6 kg में आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा। दूसरा स्टेटमेंट में पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई भी दो बॉडीज है लाइक दिस, ये m1 है और ये m2 है, दो बॉडी है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? r। ये डिस्टेंस आपने सेंटर्स के दरमियान लेनी है। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, दोनों को मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। अगर आप दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस को ज्यादा करें, डिस्टेंस को इंक्रीज करें, तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा। अगर डिस्टेंस को आप कम करें तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इसको मैंने रिलेशन 1 कहा है, इसको मैंने रिलेशन 2 कहा है। अब कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, आप दोनों रिलेशन को आपस में कंबाइन करें तो मेरे पास ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, यानी मासेस के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। गिव दिस नेम रिलेशन नंबर 3। अब जहां पर भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो उसको खत्म करने के लिए हम इक्वलिटी के साथ एक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि टू चेंज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी अ कांस्टेंट इज इंक्लूडेड। जाहिर बात है, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते तो वहां पर आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इस्तेमाल होती है वो कैपिटल G है। सो ये रिलेशन 3 जो है मेरे पास ये इस तरह बने कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैंने इक्वलिटी और साथ में कांस्टेंट G लगा दिया, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला। इसमें G क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे है और उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट से जो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है वो है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ठीक है, हमारे पास रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपके पास कोई भी दो बॉडीज है, चलो मैं दो बॉडीज उठा देता हूं, ये मेरे पास दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडीज आप कंसीडर करें।
एक को आप M1 कंसिडर करें, दूसरे को आप M2 कंसिडर करें। अगर आपने इन दो बॉडीज के दरमियान, जाहिर बात है दो बॉडी है उसका सर्टेन मास होगा, जब भी मास है तो उनके दरमियान ग्रेविटेशन एक्ट करेगा, यानी ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट होगा। अगर इन दोनों के दरमियान में फोर्स कैलकुलेट करना चाहो कि इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स है, हाँ है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन कितना है, तो उसको फाइंड करने का तरीका है कि हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इस M1 पहली बॉडी के मास को मालूम करूं और M2 दूसरी बॉडी के मास को मालूम करूं और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है डिस्टेंस से r मैं उसको मालूम करूं, तो इनके दरमियान जो फोर्स एक्ट करते हैं उसको मैं इस फार्मूले के जरिए से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। M1 और M2 ये दो बॉडी जो है मेरे पास, इसकी मैं वैल्यूज पुट करूंगा, 1 kg है, 2 kg है, जितना भी उस बॉडी का वेट है आपके पास मास होता है, तो आप मास को नोट करें, इनके दरमियान डिस्टेंस को नोट करें, जी तो हमारे पास कांस्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये जो आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ना वाटर पर, ना एयर पर, ना कंक्रीट पर, किसी और मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। और यही रीजन है कि हम इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ये लॉ जो है ये कायनात में हर जगह पर एप्लीकेबल है, किसी भी दो बॉडीज के दरमियान, चाहे गैलेक्सीज है, दो बाल्स है, कोई भी दो बॉडीज है आपके पास, इनके दरमियान अगर आपने ग्रेविटेशन फोर्स को मालूम करना है तो आप इस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वैल्यू ये है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बता भी दिया कि आपके पास दो बॉडीज है, एक को मैंने M1 कहा है, दूसरे को मैंने M2 कहा है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, डिस्टेंस हमेशा आपने सेंटर टू सेंटर लेना है। इसके दरमियान डिस्टेंस r है और इसके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है। अब ग्राफ इसका किस तरह बनेगा आपके पास, देखो ग्रेविटेशन फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स, आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दो लाइंस आप ड्रा करें, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस पर मेरे पास डिस्टेंस मौजूद है और y एक्सिस पर मेरे पास फोर्स मौजूद है। डिस्टेंस को हम हमेशा मीटर में कैलकुलेट करेंगे और फोर्स हम न्यूटन में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें किसी भी दो बॉडीज के दरमियान, तो हमने पाया कि ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करवा देता हूं। देखो अगर मेरे पास इफ r इज इक्वल टू 2r, यानी ये दो बॉडी है, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है, अगर मैं इसको डबल कर दूं, यानी 2r मीन 2 मीटर कर दूं, डबल कर दूं, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, ये ग्राफ डिस्कस करते जरा देख ले। आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो फार्मूला उठा दे, ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r है आपके पास, r यहां पर किस चीज के बराबर है, 2r के, तो ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर ले तो 4 आ जाएगा और r स्क्वायर r, सो ग्रेविटेशन फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया कि जितना हम डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा। जब डिस्टेंस आपके पास r था, यानी 1r आपके पास है, 1 मीटर है, तो देखो आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम है, ज्यादा है। लेकिन जब मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, डबल किया, 2r किया, तो देखो ना 2r पर आपके पास कितना आता है, 1/4, 1/4 में 4 टाइम आपके पास ये डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको 3r कर दूं, r इज इक्वल टू 3r में कर दूं, तो आप इसी फार्मूले में पुट करें, ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3r, उसका आप स्क्वायर ले ले, स्क्वायर में ले लूंगा, ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये स्क्वायर 3 पर भी है और r पर भी है, तो 3 3 9 बन जाएगा, r स्क्वायर 9 टाइम आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर ग्राफ में आप देख ले, जब मैंने डिस्टेंस 2r किया तो मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स 1/4 आ जाएगा, यानी 4 टाइम डिक्रीज हो गया। जब मैंने डिस्टेंस को 3r कर दिया, ये वाला जब मैंने 3r कर दिया तो देखो आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/9, यानी 9 टाइम आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इन तमाम पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास एक ग्राफ जो है इस तरह एक लाइन आ जाएंगी जो कि डिक्रीजिंग नेचर को शो करता है। मीन कि अगर हम डिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ाए इंक्रीज करें तो ग्रेविटेशन फोर्स आपके पास डिक्रीज होगा। सो ये इसका ग्राफ है आपके पास। अब हम ये चेक करते हैं कि जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, आया ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, या इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपके पास दो बॉडीज होती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है। हमने न्यूटन थर्ड लॉ में ये पढ़ा है मोशन के बारे में कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन which is equal in magnitude but opposite in direction। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से हमेशा बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से वो अपोजिट होंगे। चलो समझते हैं। ये दो बॉडीज मैंने कंसीडर की हुई है। ये बॉडी जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं, ये बॉडी जो है इस दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है, तो इसको मैं कहता हूं एक्शन। ये मेरे पास होगा इस बॉडी का एक्शन। ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी है, मैंने M1 भी लिखा है, ये मेरे पास सेकंड बॉडी है, इसका मैंने लिखा है M2।
पहली बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, इसको मैंने नाम दिया एक्शन का। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। सो एज अ रिएक्शन ये सेकंड बॉडी इस फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगी, यस बिल्कुल एक्सर्ट करेगी, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। दोबारा रिपीट करवाते हो, देखो एक्शन के तौर पर ये पहली बॉडी जो है इस दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसको हमने एक्शन का नाम दे दिया। अब ये दूसरी बॉडी भी इस पहली बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ से हमें ये पता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से वो अपोजिट होंगे। अब पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है। मैथमेटिकल टर्म में हम किस तरह इसको लिखेंगे, सो देख लो, the force acting on mass m2 in the second body due to mass m1 is written as F12। F12 यानी सबस्क्रिप्ट में आप इसके साथ 12 लिख दे। इस 12 का मतलब क्या है कि सेकंड बॉडी पर फर्स्ट बॉडी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो है F12, यानी इससे हम उसको डिनोट करते हैं। इन द सेम वे पहले बॉडी पर सेकंड बॉडी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसको हम लिखते हैं F21। अब यहां पर मैंने पॉइंट की सूरत में लेके देखो कि फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2 यानी सेकंड बॉडी ड्यू टू मास m1 यानी फर्स्ट बॉडी, दूसरे बॉडी पर पहले बॉडी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसको हम डिनोट करते हैं F12 से। सेकंड पॉइंट को देखें, फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 यानी ये वाली बॉडी, पहली बॉडी पर जो फोर्स एक्ट हो रही है ड्यू टू मास m2 इस दूसरी बॉडी की वजह से, उसको हम लिखते हैं F21। अब एक्शन और रिएक्शन तो बराबर होता है, सो F12 मस्ट बी इक्वल टू माइनस F21। मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये दोनों बराबर है। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करवाता है, दोनों फोर्स आपके पास मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है ये जो फोर्स एक्सर्ट करती है वो इस डायरेक्शन में है, जो दूसरी बॉडी एक्सर्ट करती है वो इस डायरेक्शन में, तो इस अपोजिट डायरेक्शन के नेचर को हम इस नेगेटिव साइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो दोनों फोर्सेस है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं आपके पास। इन समरी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे पास क्या है, किसी भी दो बॉडीज के दरमियान अगर आपने फोर्स को कैलकुलेट करना है तो हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें दो बॉडी के मासेस के बारे में पता है कि पहली बॉडी और दूसरी बॉडी का मास क्या है, हम अर्थ और मून की अगर आप बात करें तो अगर हमें अर्थ का मास का पता है और हमें मून के मास का पता है और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का पता है कि दोनों के दरमियान फासला कितना है, तो हम इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करते हैं हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये उसका फार्मूला है आपके पास, मैथमेटिकल टर्म, ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में दरमियान रिलेशनशिप ये है कि एक्चुअली आपके पास बेस करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। इसमें दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती है जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से हमेशा बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट होंगे। सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ये किस तरह दो बॉडीज के दरमियान आप फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। तो हमने एक जनरल कंसेप्ट दे दिया कि इस तरह आपके पास होता है। ये थ्योरी जो है, ये जो लॉ है हमारे पास, ये आइजैक न्यूटन ने प्रेजेंट की है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। एक दो एग्जांपल हम इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर उसकी क्लियरिटी हो जाएंगी। इसको कोशिश करके अपने साथ नोट डाउन करें, फर्दर हम इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।